समरी के एक और एपिसोड में, जहां हम लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। और आज की किताब सच में एक गेम चेंजर है। इसका नाम है द आर्ट ऑफ रेस्ट। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिरर है जो आज की उस दौड़ती भागती जिंदगी को दिखाती है जहां लोग थकते जा रहे हैं लेकिन रुकना भूल गए हैं। इस किताब की लेखिका है क्लॉडिया हैमंड, जो बीबीसी की साइकोलॉजी ब्रॉडकास्टर और रिसर्चर हैं। उन्होंने दुनिया भर के 18,000 लोगों के साथ मिलकर एक रिसर्च की जिसको नाम दिया गया द रेस्ट टेस्ट, ताकि यह समझा जा सके कि असली आराम क्या होता है। इस रिसर्च में दुनिया के 135 देशों के लोग शामिल थे और उनके जवाबों से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। लोगों को सच में यही नहीं पता कि उन्हें क्या चीज थकाती है और किससे आराम मिलता है। द आर्ट ऑफ रेस्ट हमें बताती है कि सिर्फ बिस्तर पर लेटना, स्क्रीन से नजरें हटा लेना या छुट्टी पर जाना ही पर्याप्त नहीं है। आराम एक कला है और अगर हम इसे नहीं सीखते तो हमारी थकावट धीरे धीरे हमारे शरीर, रिश्तों और दिमाग को खोखला करती जाती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम समझेंगे कि आराम लेने की कला को दोबारा कैसे सीखा जाए और कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी कोई छोटी सी बात हमें थका देती है और कभी कभी घंटों का काम करने के बाद भी हम एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। असल में थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, हमारा दिमाग भी थकता है। और जब तक दिमाग को सही तरह से आराम न मिले तब तक कोई भी एक्टिविटी हमें सच में रिलैक्स नहीं करती। द आर्ट ऑफ रेस्ट की शुरुआत इसी बुनियादी बात से होती है कि नींद और आराम अलग अलग चीजें हैं। आप 7 से 8 घंटे सो सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग सोने से पहले भी सोचता रहा, चिंता करता रहा, प्लान बनाता रहा, तो वो सोकर भी थका हुआ ही उठेगा। किताब में क्लाउडिया एक न्यूरोसाइंस कॉन्सेप्ट बताती हैं जिसे कहते हैं रेस्टफुल वेकफुलनेस। यानी हम जागते हुए भी अगर अपने दिमाग को कोई भारी इनपुट ना दें तो दिमाग खुद ब खुद अपनी रिपेयर और रीसेट मोड में चला जाता है। अब सवाल यह है, क्या हमें आराम करने के लिए हमेशा पहाड़ों में भागना पड़ेगा? क्या बीच या स्पा जाना ही एकमात्र उपाय है? बिल्कुल नहीं। असल आराम तो वही है जो हर दिन, हर जगह और हर इंसान के लिए संभव हो। इसलिए क्लॉडिया हमें एक नई परिभाषा देती है। आराम का मतलब है ऐसा समय जिसमें आप खुद पर किसी परफॉर्मेंस या आउटपुट का दबाव न डालें। यानी वो पल जब आप कुछ कर रहे हो लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, ना बॉस को इंप्रेस करने के लिए, ना सोशल मीडिया के लिए, ना अपनी प्रोडक्टिविटी गिल्ट को शांत करने के लिए, बस अपने लिए। अब सोचिए, आपके दिन में ऐसे कितने पल होते हैं? अगर जवाब बहुत कम है तो आप अकेले नहीं हैं। रेस्ट टेस्ट में शामिल ज्यादातर लोगों ने यही कहा, हम थक चुके हैं लेकिन हमारे पास आराम करने का तरीका नहीं है। और यही से शुरू होती है किताब की सबसे अहम खोज कि आधुनिक जीवन में आराम एक भूली हुई कला बन चुकी है जिसे हमें दोबारा सीखना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो बर्नआउट सिर्फ एक कॉर्पोरेट शब्द नहीं रहेगा, बल्कि एक सामूहिक अनुभव बन जाएगा। रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। जब हजारों लोगों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा आराम कब महसूस होता है, तो उनके जवाबों में एक गहरा पैटर्न दिखा। लोगों ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा राहत मिलती है जब वो किसी अच्छी किताब में डूब जाते हैं, जब वो हरियाली के बीच प्रकृति के साए में कुछ समय बिताते हैं, या जब वो अकेले होते हैं पूरी तरह खुद के साथ। कई लोगों ने म्यूजिक सुनना सबसे सुकून भरा अनुभव बताया, वो भी ऐसा म्यूजिक जिसमें कोई शब्द ना हो, सिर्फ सुर और भावनाएं हो। कुछ लोगों के लिए सबसे गहरा आराम तब आता है जब वो बस कुछ नहीं करते, ना कोई काम, ना कोई चिंता, बस एक खालीपन जिसमें दिमाग खुद को रीसेट करता है। कुछ ने कहा कि उन्हें किसी शांत जगह पर बैठना बेहद सुकून देता है, जैसे कोई पार्क, लाइब्रेरी या एकांत कमरा। कई लोगों के लिए टहलना यानी धीरे धीरे सैर करना सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी राहत देता है। और फिर कुछ ने नहाने को एक मेडिटेटिव एक्ट बताया, जैसे पानी शरीर से थकावट को नहीं बल्कि तनाव को धो देता हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब वे खुली आंखों से कल्पनाएं करते हैं, अपने मन में कहानियां बनाते हैं, यादों में खो जाते हैं या किसी सपने की तस्वीरें देखते हैं, तब उन्हें एक अनकहा सा सुकून महसूस होता है। और अंत में बहुत से उत्तरदाताओं ने मेडिटेशन को अपने रेस्ट का सबसे गहरा स्रोत बताया। जब दिमाग शांत हो जाता है और हर शोर
धीमा पड़ने लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह थी, इनमें से ज्यादातर एक्टिविटीज पैसिव हैं, यानी जिनमें ना कोई परफॉर्मेंस होता है, ना सोशल कंपैरिजन, ना रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट। अब सोचिए, इन सभी एक्टिविटीज में एक चीज कॉमन है, इनमें इंसान भीड़ से हटकर अपनी दुनिया में लौट आता है। जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, आप किसी और की दुनिया में चले जाते हैं। जब आप पार्क में टहलते हैं, आपकी सोचों की उलझनें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। जब आप कुछ नहीं करते, तब भी आपका दिमाग क्वाइटली अपने आप को रीसेट कर रहा होता है। दोस्तों, आराम पाने के लिए किसी लग्जरी रिजॉर्ट की जरूरत नहीं। जरूरत है स्पेस की, इंटेंशन की और थोड़ी सी चुप्पी की। क्लॉडिया बताती हैं कि जो लोग खुद को सबसे ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, वही लोग इन एक्टिविटीज को सबसे कम समय देते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो अवेयरनेस जो इस किताब को खास बनाती है। हमारे दिन में भी आराम की जगह होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे खाने, काम और नींद की होती है। जब हम आराम शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग एक दृश्य की कल्पना करते हैं, किसी पहाड़ी जगह का शांत नजारा, हाथ में गर्मा गर्म कॉफी का प्याला, या एक ऐसी छुट्टी जहां कोई चिंता ना हो, कोई फोन कॉल ना हो। लेकिन क्लाउडिया हैमंड हमें एक और ज्यादा गहरी परत दिखाती है। वो कहती हैं, रेस्ट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज बट द प्रेजेंस ऑफ calm। यानी केवल बाहरी शोर का बंद हो जाना ही शांति नहीं होता। असली शांति तब आती है जब हमारे भीतर भी सन्नाटा उतरता है, एक स्वीकार भरा ठहराव। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही कठिन है अनुभव करना, क्योंकि आज की दुनिया में भीतर की शांति पाना शायद सबसे मुश्किल काम बन गया है। इसी बात को समझाने के लिए क्लॉडिया हमें दो अलग अलग इंसानी अनुभवों की ओर ले जाती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की दुनिया में। इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाले लोग जब अकेले होते हैं, किसी किताब के पन्नों में डूबे हुए, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में भटकते हुए, या बस शांत बैठकर अपनी सोच के साथ समय बिताते हुए, तब उन्हें भीतर से एक गहरा आराम महसूस होता है। यह अकेलापन उनके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि एक पोषण देने वाला अनुभव होता है, जहां वे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समझ पाते हैं। इसके विपरीत एक्सट्रोवर्ट स्वभाव वाले लोग अपने आराम का अनुभव अक्सर दूसरों के साथ जुड़ने में पाते हैं। जब वे किसी समूह का हिस्सा होते हैं, अर्थपूर्ण संवाद में लगे होते हैं, या किसी साझा अनुभव को जी रहे होते हैं, तो वो जुड़ाव उनके भीतर की थकावट को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देता है। इन दोनों अनुभवों में कोई बेहतर या कमतर नहीं है। मुद्दा यह नहीं कि कौन सा रास्ता सही है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हर इंसान के लिए आराम की परिभाषा अलग हो सकती है। और असली सुकून तब आता है जब हम अपने तरीके से, बिना किसी दबाव या तुलना के, उस स्पेस में खुद को पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं। यहां कोई सही या गलत नहीं है। असली आराम इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उस पल में हम खुद पर कोई परफॉर्मेंस का दबाव तो नहीं डाल रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्तों के साथ होते हुए भी थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर लगातार एक डर चलता रहता है। क्या मैं ठीक से बात कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों को बोर तो नहीं कर रहा? क्या मैं जैसा हूं वैसा होना काफी है? और कभी कभी जब हम अकेले होते हैं, तब भी सुकून नहीं मिलता। दिमाग बीते कल की बातों में खो जाता है, वरी और गिल्ट में उलझा रहता है, खुद से सवाल करता है जिनका कोई जवाब नहीं होता। तो असली सवाल यह है, क्या हम अकेले में भी सहज हैं? आज का इंसान अकेला रहना भूल चुका है। हमारा मन हर पल किसी डिस्ट्रैक्शन की तलाश में रहता है। फोन चेक करना, स्क्रीन स्क्रॉल करना, नए नोटिफिकेशन का इंतजार करना। अकेलापन और एकांत शब्द तो मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके अनुभव बिल्कुल अलग होते हैं। अकेलापन एक भारी एहसास हो सकता है, जैसे कोई खालीपन जो भीतर तक फैल गया हो। वो भाव कि हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमें समझे, सुने या महसूस करे। लेकिन एकांत कुछ और ही होता है। एकांत कोई कमी नहीं, बल्कि एक मौन उपहार है। एक ऐसा शांत स्थान जहां हम दूसरों की निगाहों से हटकर पहली बार खुद को देख पाते हैं, जहां हमें न किसी को प्रभावित करना होता है, न किसी स्वीकृति की दरकार होती है। वहां न कोई अभिनय होता है, न कोई भूमिका, बस हम होते हैं अपने सबसे असली रूप में। जब हम इस एकांत को अपनाना सीखते हैं, तो धीरे धीरे भीतर का शोर भी धीमा पड़ने लगता है। हमारी उलझनों की गूंज, हमारी अधूरी बातों की गड़गड़ाहट
सब धीरे धीरे शांत होने लगती है और तभी एक सच्चाई सामने आती है कि चाहे बाहर कितना भी सुकून भरा दृश्य क्यों ना हो, अगर भीतर अशांति है तो आराम महज एक कल्पना बनकर रह जाता है। सच्चा आराम तभी आता है जब हम न सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद से भी जुड़ने का साहस करते हैं। आजकल जब कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं तो उसे अक्सर सराहना मिलती है। लोग सोचते हैं वाह, कितना मेहनती है ये इंसान, कितना कमिटेड है अपने काम के लिए। जैसे कि बिजी होना, थक जाना सफलता की सबसे बड़ी निशानी बन गया हो। हमने व्यस्तता को एक तरह का स्टेटस सिंबल बना लिया है। अब ऐसा लगता है कि अगर आप थके नहीं हैं तो शायद आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे। लेकिन बिजी रहना अब कोई सम्मान की बात नहीं, यह एक मॉडर्न इलनेस बनती जा रही है। क्योंकि हर पल भागते रहना, हर समय किसी काम में डूबे रहना जरूरी नहीं कि वो आपको आगे ले जा रहा हो सकता है कि आप सिर्फ उलझे हुए हों, थके हुए हों, बिना किसी ठोस दिशा के। किताब हमसे एक सीधा लेकिन जरूरी सवाल पूछती है, क्या जितना थकते हैं उतना ही हम वाकई में प्रोडक्टिव होते हैं? कई बार जवाब होता है नहीं, क्योंकि हमारी थकावट का कारण हर बार काम नहीं होता, बल्कि वो मेंटल क्लटर होता है जो दिन भर हमारे दिमाग में चलता रहता है। नोटिफिकेशंस की बौछार, सोशल मीडिया की तुलना, टू डू लिस्ट्स का दबाव और भीतर पलती वो बेचैनी जो कहती है रुकोगे तो पिछड़ जाओगे। और यही वह जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, जहां थकावट को हम उपलब्धि समझ लेते हैं और आराम को बेवकूफी। कई बार हमारी थकावट काम से नहीं बल्कि मेंटल क्लटर से आती है। दिन भर नोटिफिकेशंस, एंडलेस टू डू लिस्ट्स, सोशल कंपैरिजंस, गिल्ट, ये सब मिलकर एक क्रॉनिक एग्जॉस्शन पैदा करते हैं। क्लॉडिया एक टर्म इस्तेमाल करती हैं, गिल्ट ड्रिवन एक्टिविटी, यानी हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें ऊर्जा दे, हम वो कर रहे हैं जिसे ना करने पर हमें दोष लगेगा। उदाहरण के लिए, आप थके हुए हैं लेकिन फिर भी इनबॉक्स जरूर चेक करेंगे, क्योंकि अगर नहीं किया तो आपको लगेगा मैं कामचोर हूं, मैं पीछे रह जाऊंगा। यही थकावट का असली जाल है। और फिर एक वक्त आता है जब आप पूरी तरह बर्नट आउट हो जाते हैं। फिर ना मोटिवेशन बचता है, ना क्रिएटिविटी, ना कोई सेंस ऑफ जॉय। किताब में क्लाउडिया एक शक्तिशाली सवाल पूछती है, अगर आपको आज 1 घंटा फ्री मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमने आराम को प्लान करना ही छोड़ दिया है। हम अपने फोन को चार्ज करने के लिए हर दिन समय निकालते हैं, लेकिन अपने दिमाग को चार्ज करने के लिए कुछ नहीं। द आर्ट ऑफ रेस्ट हमें यह समझाती है कि व्यस्त रहना और मूल्यवान होना 2 अलग बातें हैं। आप तब भी वैल्यूएबल हैं जब आप रुकते हैं, जब आप चुप होते हैं, जब आप सांस लेते हैं। और जब हम इस सोच को अपनाते हैं तभी हम उस थकावट से बाहर निकल पाते हैं जिसे हमने खुद सफलता का नाम दे रखा था। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी शांत जंगल में खड़े होते हैं या किसी झरने की लगातार गिरती आवाज सुनते हैं तो अचानक से दिमाग की भागदौड़ धीमी पड़ जाती है? या जब कोई पुराना दिल को छू लेने वाला गाना बजता है तो लगता है जैसे मन की परतें एक एक करके खुलने लगी हों, कोई हल्कापन उतर आया हो भीतर। ये जो अनुभव होता है ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत ही सुंदर साइंस है। द आर्ट ऑफ रेस्ट में क्लॉडिया हैमंड हमें न्यूरो साइंस की वो झलक दिखाती है जो ये साबित करती है कि प्रकृति, म्यूजिक और माइंडफुलनेस जैसी चीजें केवल हमें अच्छा महसूस ही नहीं कराती, बल्कि हमारे मस्तिष्क की संरचना और काम करने के तरीके पर असली असर डालती है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई सुकून भरा म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग की वो स्थिति होती है जब हम किसी खास काम में व्यस्त नहीं होते, बल्कि भीतर से सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, यादों में खोते हैं और सबसे जरूरी खुद के साथ होते हैं। यही वह ब्रेन स्टेट है जो हमें गहरा आराम देती है। यानी उस समय आप ना किसी टारगेट के बारे में सोच रहे होते हैं, ना किसी प्लानिंग या प्रेशर के बारे में, बल्कि आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपका मन खुलकर सांस ले सकता है। दोस्तों, यही वो क्षण होते हैं जहां हीलिंग शुरू होती है, जहां दिमाग न सिर्फ शांत होता है बल्कि खुद को रीसेट करता है। इसके अलावा कुछ खास प्राकृतिक ध्वनियां, जैसे पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, बारिश की धीमी धीमी बूंदें या दूर कहीं से आती पक्षियों की मधुर चहचहाहट, इन सब का हमारे दिमाग पर एक गहरा लेकिन बहुत ही शांत प्रभाव पड़ता है। इन साउंड्स को सुनने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है,
और कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो तनाव और बेचैनी के समय बढ़ जाता है, यानी वही जो हमारे दिल की धड़कन तेज करता है, नींद को उड़ा देता है और दिमाग को हर वक्त अलर्ट मोड में रखता है। तो जब हम प्रकृति की गोद में कुछ देर बैठते हैं या बस आंखें बंद कर उस साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तब हमारा नर्वस सिस्टम धीमा पड़ता है और एक हीलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकृति हमारे दिमाग के लिए सबसे सस्ती, सबसे सरल और सबसे सच्ची दवा है। इसी तरह एक और शक्तिशाली अभ्यास है माइंडफुलनेस, यानी हर उस पल को पूरे होश के साथ जीना जिसमें हम मौजूद हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, हर कौर को महसूस कीजिए, उसका स्वाद पहचानिए, न कि मोबाइल स्क्रीन के साथ निगल जाइए। अगर आप चल रहे हैं तो हर कदम को महसूस कीजिए, धरती के संपर्क को, हवा के स्पर्श को, न कि फोन के नोटिफिकेशन में डूबे रहिए। माइंडफुलनेस का मतलब है हर उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना, जहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस आप हैं और वह पल है। यही वो अवस्था है जहां दिमाग को वास्तव में आराम मिलता है, बिना सोए हुए भी, बिना कहीं भागे हुए भी।